हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं जो आपका पृष्ठीय रसायन का एक टॉपिक है, कोलाइड की अवस्था। उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपको जेड 2026 के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके पहले पूछे जा चुके हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, कोलाइडल कणों का आकार सामान्यतः कितना होता है। तो कोलाइडल कणों का जो सामान्यतः आकार होता है वो होता है आपका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। लेकिन अपन बात करें यहाँ पर जो आंसर दिए हुए हैं वो मीटर में दिए हुए हैं, तो हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब इधर तो होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर से। अब 1000 नैनोमीटर का मतलब आपका अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 10⁻⁶, यानी 10⁻⁻ से 10⁻⁹ के बीच जो आपके कोलाइडल कणों का आकार होता है वो क्या होता है आकार होता है। लेकिन अपन देखें ऑप्शंस में 10⁻⁻ तो नहीं है, लेकिन 10⁻⁻ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं है इसमें। 10⁻⁻ से ऊपर क्या है, तो देखो 10 लास्ट रेंज क्या है, 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ इधर है, इसकी रेंज जो लोअर रेंज है वो क्या है, 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ से ऊपर क्या है, 10⁻⁷। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कोलाइडल विलयन है। अब ये देखना है आपको कि इनमें से कोलाइडल विलयन कौन सा है। तो आपने जब कोलाइडल विलयनों के एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो एग्जाम्पल NaCl है, इसमें क्या है आपका चीनी का विलयन है, दूध है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो आपने जब एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो इन चारों में से एक ही एग्जाम्पल कोलाइडल के अंदर पड़ा होगा, वो है दूध। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। देन अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है, कोलाइडल तथा वास्तविक विलयन में मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है। यानी कोलाइडल और वास्तविक विलयन में जो आप अंतर करोगे वो किसके आधार पर करोगे, तो वो करोगे आप कणों के आकार के आधार पर। किसके आकार पर करते हैं, कणों के आकार के आधार पर। कि जैसे आपके जो कोलाइडल विलयन हैं उनके कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच, लेकिन जो आपके वास्तविक विलयन हैं उनका आकार इससे कम होता है। और एक और प्रकार के विलयन होते हैं आपके निलंबन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। अब निलंबन बोलते हैं तो निलंबन में क्या होता है, इसका आकार क्या हो जाता है आपका, निलंबन में आकार हो जाता है बड़ा, यानी 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से अपन कणों के आकार के आधार पर क्या कर सकते हैं, इनमें अंतर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। क्या बताना है आप लोगों को, ये बताना है कि इनमें से इमल्सन का उदाहरण कौन सा है। तो इमल्सन जिसको अपन हिंदी में पायस बोलते हैं, इमल्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। पायस के अंदर जो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम होते हैं वो क्या होते हैं कि दोनों की दोनों द्रव होते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों द्रव होते हैं। तो आंसर देखो ऑप्शन से आपके धुआं, दूध, फोम और रक्त। तो पायस के अंदर आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, एक तो दूध पढ़ा होगा, दूसरा तेल पढ़ा होगा। अब इन दोनों में से देख लो कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैच होता है। तो अपन देख सकते हैं कि दूध यहाँ पर मैच हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो इमल्सन का उदाहरण है वो दूध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल में तेल का कोलाइड किस प्रकार का होता है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे, जल में तेल का कोलाइड मतलब जल में किसको मिलाया जा रहा है, कोलाइड को, तेल को मिलाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपके जो कोलाइड होते हैं, ये जो पायस होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक तो जल में तेल, जल में तेल यानी कि जलीय पायस, और दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है, तेल में जल,
तेल में जल। अब तेल में जल का मतलब इसका तेलीय पायस। तो तेलीय पायस के एग्जाम्पल्स आपका मक्खन है, कोल्ड क्रीम है। इसके एग्जाम्पल दूध है, वेनिशिंग क्रीम है यानी फेंटी हुई क्रीम। तो ये पूछ रहा है जल में तेल का कोलाइड, ये सारे के सारे प्रकार किसके हैं बच्चों? पायस के। किसके प्रकार हैं? पायस के प्रकार हैं। तो पायस को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? पायस को इंग्लिश में सर इमल्सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमल्सन बोला जाता है। तो यहाँ पर सभी वर्ड्स क्या हैं? जैसे सोल, जेल, इमल्सन, एरोसोल। आंसर क्या हो जाएगा? इमल्सन। क्या हो जाएगा? इमल्सन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है? जो लायोफिलिक शब्द है उसका मतलब होता है द्रवरागी, द्रवरागी या द्रवस्नेही। द्रवरागी या द्रवस्नेही इस शब्द का मतलब होता है। अब इस शब्द का मतलब होता है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण द्रवरागी या द्रवस्नेही कोलाइड का है? तो स्टार्च है, AS2S3 आर्सेनिक कोलाइड है, AU सोल है, AgI का सोल है। तो देखो जो आपके ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं वो तो आपके द्रव विरोधी हैं। कौन से हैं? द्रव विरोधी हैं। ठीक है, द्रव विरोधी हैं। अब द्रव विरोधी हैं लेकिन पूछा क्या जा रहा है? द्रवरागी या द्रवस्नेही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो स्टार्च होता है आपका वो क्या होता है? लायोफिलिक कोलाइड यानी द्रवस्नेही कोलाइड होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लायोफोबिक कोलाइड का प्रमुख गुण कौन सा है? जो लायोफोबिक कोलाइड है, लायोफोबिक मतलब द्रव विरोधी, द्रव विरोधी, द्रव विरोधी। तो आपने दो प्रकार के कोलाइड पढ़े हैं आकर्षण के आधार पर, कि द्रव विरोधी और द्रव रोधी, यानी द्रवरागी और द्रव विरोधी या द्रव आपको बोल सकते हैं। तो अब द्रव विरोधी बोल सकते हैं। लायोफोबिक मतलब द्रव विरोधी। अब आपने पढ़ा होगा जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो कम स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? कम स्थायी होते हैं। अब कम स्थायी होते हैं इसका मतलब स्थिरता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शंस क्या है आपके पास? उच्च स्थिरता, विलायक के प्रति आकर्षण। तो विलायक के प्रति आकर्षण आने पर द्रव विरोधी कोलाइड में क्या होता है? आपका जो आकर्षण होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब जल्दी ही कोलाइड नहीं बनता आपका। कम स्थिरता, उच्च श्यानता। आंसर हो जाएगा बच्चों आपका जो आपके लायोफोबिक कोलाइड होते हैं वो कम स्थिरता वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव है उसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन और विवर्तन। देखो जब आपने टिंडल प्रभाव की परिभाषा पढ़ी होगी तो एक शब्द सुना होगा प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? आपके टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रकीर्णन शब्द का मतलब होता है आपका प्रकाश को फैलाना, प्रकाश को फैलाना। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश को फैलाना। तो जो आपका टिंडल प्रभाव है वो किसकी घटना है? प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिंडल प्रभाव किसमें नहीं देखा जा सकता? अब उसमें नहीं देखा जा सकता जिसका आपका कोलाइड नहीं हो। किसमें नहीं देखा जा सकता? जिसका कोलाइड नहीं हो। क्या नहीं हो? कोलाइड नहीं हो। उसके अंदर अपन क्या नहीं देख सकते? उसके अंदर अपन टिंडल प्रभाव नहीं देख सकते। देखो तो ऑप्शन दूध है, धुंध है, एनिशियल का विलयन है, स्टार्च विलयन है। तो अपन ने दूध भी पढ़ा है, धुंध भी पढ़ी होगी, स्टार्च विलयन भी पढ़ा है, लेकिन एनिशियल का कोलाइड नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये है कि टिंडल प्रभाव आपका एनिशियल विलयन के अंदर नहीं देखा जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति का कारण पूछ रहा है। तो ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। होती क्या है ब्राउनियन गति? तो आपके जो कोलाइड कण होते हैं उनकी जो अन्य कणों, जो कोलाइड कणों के जो कोलाइड कण होते हैं उनके जो अनियमित गति होती है इधर उधर, जिसको अपन जिगजैग मोशन भी बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ब्राउनियन गति। कारण पूछ रहा है, कारण क्या है? तो कारण की अगर बात करें आपसे तो आपके पास चार ऑप्शन है।
गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत आकर्षण, माध्यम के कणों की अनियमित टक्कर, तापीय विस्तार। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जो माध्यम के कणों की अनियमित टक्कर होती है उसकी वजह से ही आपकी विरामनी गति होती है, उसी को विरामनी गति कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडर कण किस कारण गति करते हैं? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब विद्युत कण संचलन होता है, विद्युत कण संचलन। अब ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कोलाइड कण किसके कारण गति करते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, विद्युत क्षेत्र। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र। विद्युत है तो क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र। चुंबक होती तो चुंबकीय क्षेत्र बनता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। किसका? डायलिसिस। डायलिसिस इसका मतलब होता है अपवन। क्या होता है? अपवन होता है। अपवन क्या है? शुद्धिकरण की विधि है। अपवन क्या है? शुद्धिकरण की विधि है। क्या है? शुद्धिकरण की विधि है। ठीक है। अब शुद्धिकरण की विधि है या फिर इसको बोलते हैं शोधन की विधि। किसके? आपकी कोलाइड की। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं कोलाइड बनाने में, कोलाइड शुद्ध करने में, कोलाइड जमाने में, कोलाइड रंगने में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलाइड को शुद्ध करने में आपका उपयोग किया जाता है डायलिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शोधन की विधि है, यानी शुद्धिकरण की? तो देखो पेप्टाइजेशन को बोलते हैं पेप्टीकरण। पेप्टाइजेशन को क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण। क्या है आपकी? कोलाइड बनाने की विधि। कोगुलेशन स्कंदन यानी जमाने की विधि। डायलिसिस अपोहन। डायलिसिस को क्या बोलते हैं अपन? अपोहन। अपोहन। और कंडेंसेशन का मतलब संघनन। तो जो आपकी शोधन की विधि है वो क्या है? अपवन है। क्या है? अपवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइजेशन में क्या होता है? तो देखो पेप्टाइजेशन है पेप्टीकरण आपका क्या होता है? एक ताज़ा अवक्षेप होता है और उस ताजे अवक्षेप से आपका क्या बनता है? सॉल बनता है, यानी कोलाइड बनता है। क्या बनता है? कोलाइड बनता है। तो क्या हो रहा है? अवक्षेप का किसमें परिवर्तन हो रहा है आपके? अवक्षेप का किसमें परिवर्तन हो रहा है आपके? कोलाइड में। तो अवक्षेप का कोलाइड में परिवर्तन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरडी सुलझे नियम किससे संबंधित है? तो आरडी सुलझे नियम क्या बोलता है कि जो आपकी वैलेंसी है वो आपकी समानुपाती होती है स्कंदन क्षमता की, यानी संयोजकता है वो आपकी किसके समानुपाती है? स्कंदन क्षमता की। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी संयोजकता होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्कंदन क्षमता। ये पूछ रहा है अब किससे संबंधित है? तो कोएगुलेशन से। कोएगुलेशन का मतलब क्या है? स्कंदन। किससे संबंधित है? स्कंदन से। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरडी सुलझे नियम के अनुसार कोलाइड को जमाने यानी स्कंदन की क्षमता निर्भर करती है। अभी बताया था मैंने ऊपर कि जो आपकी संयोजकता है वह स्कंदन करने की क्षमता के समानुपाती होती है। तो ऑप्शंस क्या है आपके? आयन के आकार पर, आयन के रंग पर, प्रत्यायन की संयोजकता पर, तापमान पर। तो जो आपकी प्रत्यायन की संयोजकता होती है उस पर निर्भर करती है जमाने की क्षमता या स्कंदन की क्षमता। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड सोल के लिए सबसे प्रभावशाली स्कंदक। तो देखो सभी को देखें तो ये ऋणावेशित है तो इसको धनावेशित ही चाहिए स्कंदित करने के लिए, धनायन ही चाहिए। अब कौन सा धनायन करेगा? तो ये डिपेंड करेगा जिसकी संयोजकता सबसे ज़्यादा होगी वही आपका प्रभावी स्कंदक होगा। तो Na की बात करें धनायन Na+1, K+1, Ba+2, उसके बाद Al+3। ठीक है। तो अब जिसकी संयोजकता सबसे ज़्यादा वही प्रभावशाली स्कंदक, मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता सबसे ज़्यादा है
तो आपका प्रभावशाली स्कंदक कौन सा हो जाएगा, AlCl3, AlCl3। तो इस तरीके से आपको आपके क्वेश्चंस जेट के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण सोल सामान्यतः किस आवेश का होता है, यानी स्वर्ण यानी सोने का सोल, सोने का सोल, सोने का सोल पर क्या आवेश होता है, तो अब देखते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, परिवर्ती, ऋणात्मक आवेश कौन सा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे। FeOH का अल्ट्रास यानी आयरन या फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल का आवेश, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड या AlOH का अल्ट्रास, ये एग्जांपल्स आपके किसके, धनावेशित, किसके हैं, धनावेशित। तो आंसर क्या हो जाएगा, धनायन या धनात्मक आवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एरोसोल होता है। एरो मतलब एयर, एयर मतलब हवा प्लस सोल, हवा प्लस सोल, सोल मतलब ठोस है आपका, और हवा मतलब गैस है। तो गैस और ठोस से मिलकर कौन सा बनता है, तो गैस और ठोस से मिलकर आपका धुआं बनता है। कौन सा बनता है, धुआं। तो आंसर क्या हो जाएगा, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडर कणों को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र। अब कोलाइडर कणों को किसके द्वारा देखा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा एक अत्यधिक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। अब अत्यधिक शक्तिशाली को अपन बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो कोलाइडर कणों को किसके द्वारा देखा जा सकता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलाइड की स्थिरता मुख्यतः किस कारण होती है। तो कोलाइड की जो स्थिरता है वो अपन जांच करते हैं कणों पर आवेश क्या है उसके आधार पर। किसके आधार पर, उसके आवेश के आधार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का शोधन कृत्रिम वृक्क द्वारा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो रक्त का शोधन, रक्त क्या है आपका, कोलाइड है। रक्त क्या है बच्चों, कोलाइड है। कोलाइड के शोधन को किसके द्वारा किया जाता है, डायलिसिस। और डायलिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवन। तो रक्त को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, डायलिसिस विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जेल का उदाहरण है। तो देखो आपका जो जेल है वो एक प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक तो ठोस होता है, एक द्रव होता है। ठोस और द्रव आपकी प्रक्षेपण अवस्था होती है, प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है। अब देख लो और एग्जाम्पल इसके जेली और पनीर होते हैं, जेली और पनीर होते हैं। क्या होते हैं, जेली और, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडल कणों द्वारा गैस का अवशोषण सबसे अधिक किस में होता है। तो कोलाइडल कणों का सबसे अधिक जो गैस का अवशोषण है वो होता है आपका लायोफोबिक। लायोफोबिक को क्या बोल देते हैं अपन, जो आपका द्रव विरोधी है वो। ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर, द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर गैस का अवशोषण सबसे अधिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा, लायोफोबिक कोलाइड। तो ये आपके वे क्वेश्चंस थे जो आपको चैट में पहले पूछे गए हैं, और जेट PYQ थे इसके अंदर। और क्या था आपका, और थे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। ठीक है, तो ऐसे ही MCQ आपको जेट के अंदर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको तो होने ही वाला है वीडियो देखने के बाद, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को शेयर करोगे तो तुम्हारे दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस। थैंक यू।